वल्लाह, स्वागत, सलाम, नमस्ते। नो 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 नो, घबराने का जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल सही जगह है। बिल्कुल सही। ये पढ़ाई का ही क्लास है। और वो जो तुम पीछे हेडिंग देखता है वो बिल्कुल सही है। आज हम इधर पढ़ाई करने वाला है। हम थोड़ा सा फनी किस्म का आदमी, हम बहुत मजाक करता है। पर घबराओ मत, पढ़ाई हम बिल्कुल एक नंबर का करवाएगा। हम एक नंबर का पक्का, वादे का पक्का आदमी है। हम अपना पढ़ाई कभी खाली नहीं छोड़ता है। बिल्कुल एकदम बढ़िया पढ़ाई करवाता है, बहुत स्ट्रांग, हमारे ऊंट के माफिक। ठीक है, तुम्हारा चैप्टर हमको मालूम, चैप्टर का नाम लाइट, मिरर एंड लेंसेज। घबराना नहीं है, आम करवाएगा उसको। बिल्कुल भी बोरिंग तरीका से नहीं, वैसा नहीं करवाएगा जैसे उधर हो रहा है। आम तुमको उतना ही करवाएगा जितना तुम्हारे क्लास के लिए जरूरी है। उधर बहुत सारा लोग वीडियो बना रहा है, वो वीडियो के अंदर तुमको 10th क्लास का भी पढ़ाई करवा रहा है। आम वो सब नहीं करेगा, क्योंकि हमको मालूम है उतना ही करवाना जरूरी होता है जितना की क्लास की रिक्वायरमेंट होती है। सब कुछ अभी कर लेगी तो वाला बाद में क्या करेगी, समझा? इसीलिए हम तुम लोग पे ज्यादा बोझ नहीं डालेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पढ़ाई की क्वालिटी खराब होएगा। पढ़ाई बिल्कुल एक नंबर का होएगा, बिल्कुल एक नंबर, खजूर की कसम, बुर्ज खलीफा की कसम, पढ़ाई एक नंबर का होएगा। पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगा, बिल्कुल 16 आने सच, बिल्कुल प्योर गोल्ड के माफिक, एकदम बढ़िया। ठीक है, हमारे साथ बने रहो, हम तुमको पूरा चैप्टर करवाएगा। तुम्हारा सिलेबस चेंज हुआ, बहुत बुरा हुआ। आम को भी बहुत बुरा लगा, पर किया कर सकता है। सिलेबस चेंज हुआ है, पर कोई घबराने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा बंद हुआ और चेंज हुआ सिलेबस, जैसा भी हुआ है हम तुमको सब बिल्कुल बढ़िया एकदम चकाचक करवाएगा। 16 आना, बिल्कुल गोल्ड के माफिक। ठीक है, सो चैप्टर है लाइट, मिरर एंड लेंसेज। वल्ला, लाइट, लाइट माने रोशनी। ठीक है, हम मजाक करती, ये तो तुमको भी मालूम है, कोई नया बात नहीं बताया। लाइट क्या है? लाइट एक फिनोमिना है। लाइट एक फिनोमिना है विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट, जिसमें हमें देखने का एहसास होता है। दूसरा, तुम लोगों ने छोटी क्लास में एक और चीज पढ़ा था, भूल गया तो कोई बात नहीं, हम तुमको बताएगा। लाइट के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यानी लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट बिल्कुल सीधी जाती है, वो कभी मुड़ती नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करता है लाइट। तो लाइट क्या प्रोड्यूस करता है? सेंसेशन, जिसकी मदद से हम देख सकता है। हम किसी भी चीज को तभी देख सकता है जब उसके ऊपर लाइट गिरती है। वो लाइट उस चीज से टकराती है, टकराने के बाद उससे बाउंस होकर वापस आती है, और तब हमारी आंखों के अंदर हम एक सेंसेशन उसको प्रोड्यूस करती है, वो जिसकी मदद से हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, तो लाइट प्रोड्यूसेस सेंसेशन विच हेल्प्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं मिरर के बारे में। तो मिरर क्या होता है? तो मिरर एक तरह का प्लेन ग्लास ही होता है। मिरर एक प्लेन ग्लास है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। पर उस ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे जब हम लिक्विड टिन की मदद से उसके ऊपर हम एल्यूमिनियम या सिल्वर को पेस्ट कर देते हैं, तो वो हमारे पास बन जाता है एक रिफ्लेक्टिंग मिरर, जिसके अंदर हम अपना शक्ल देख सकता है। तो एक बिल्कुल नॉर्मल ग्लास के पीछे जब हम एल्यूमिनियम या सिल्वर का परत को चढ़ा देता है तो उससे वो बन जाता है मिरर। और मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी मदद से हम इमेज को देख पाते हैं। तो अब हमारे पास मिरर तीन टाइप का होता है। पहला, प्लेन मिरर। दूसरा, कॉनकेव मिरर। और तीसरा, कॉन्वेक्स मिरर। तो अब जिसमें से प्लेन मिरर होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, उसके अंदर कोई कर्व नहीं होता, इसीलिए हम उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। पर वहीं दूसरी तरफ बाकी के जो दोनों मिरर्स हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। क्यों? क्योंकि ये ऐसा महसूस होता है जैसे कि किसी हॉलो स्फीयर को काट के उसमें से निकाला गया है। इनका सरफेस कर्व होता है। ठीक है, तो मिरर जिसका सरफेस कर्व्ड होता है उसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, क्योंकि ऐसा माना जाता है वो किसी हॉलो स्फीयर का एक हिस्सा है। जैसे किसी बड़ी सी गेंद, किसी बड़े से हॉलो स्फीयर को, यानी गेंद को हमने काट के उसमें से शीशा निकाला हो। हालांकि ऐसा नहीं होता है, हॉलो स्फीयर्स को काट के नहीं बनाया जाता है। जो कर्व्ड मिरर होता है जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, उसको भी ऐसे ही बनाया जाता है जैसे कि प्लेन मिरर को। बस फर्क इतना है, उसमें ग्लास को घिस के इतना घिसा जाता है ताकि अंदर एक कर्व सरफेस बन जाए। जैसे ही वो कर्व सरफेस बन जाता है, अगर उस कर्व सरफेस के बाहर की तरफ से अगर हम रिफ्लेक्टिंग एल्यूमिनियम या सिल्वर को लगा देगा तो वो बन जाएगा कॉनकेव मिरर। पर अगर हम अंदर की तरफ लगा देता है वो रिफ्लेक्टिंग एल्यूमिनियम या सिल्वर,
तो वो बनता है कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर तीन टाइप का, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। वाला तो अब बात करेगा स्फेरिकल मिरर। सो मिरर्स whose reflecting surface are spherical are called spherical mirrors। जिनका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेयर के माफिक होता है यानी स्फेरिकल होता है उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह का होता है। पहला कॉनकेव मिरर, मालूम जो अंदर से मुड़ा हुआ होता है। अ स्फेरिकल मिरर व्हिच हैज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स इनवर्ड्स इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। वो स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होता है उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, अ स्फेरिकल मिरर व्हिच हैज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर उभरा हुआ है वो कॉन्वेक्स मिरर। तो अब बात करेंगे हम इमेज के बारे में। मिरर के अंदर बनती है इमेज, तो आखिर ये इमेज होती क्या है? इमेज जो है वो एग्जैक्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मालकर बिल्कुल हूबहू, उसका बिल्कुल कॉपी, जैसा भी ऑब्जेक्ट होगा बिल्कुल उसका बिल्कुल नकल, उसको हम बोलता है इमेज। अब तुमको याद है छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड शैडो। बिल्कुल सही, याद है तुमको? कोई बात नहीं, हम तुमको क्या बोला था, तुमको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हम सब बताएगा। तो देखो, इमेज हमारे पास एग्जैक्ट कॉपी होती है, जबकि शैडो हमारे पास सिर्फ एक डार्क पैच होती है, यानी वो सिर्फ ब्लैक कलर का होता है, वो बिल्कुल डार्क होता है। इट डज नॉट हैव एनी कलर कॉम्बिनेशन। इमेज के अंदर सारा कलर, सारा टेक्सचर बिल्कुल एज इट इज कॉपी होता है, जबकि शैडो का कलर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होता है। इमेज फॉर्म्ड होती है बाय रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, जबकि शैडो तब बनती है जबकि कोई ओपेक ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट आर पार नहीं हो सकती वो रोशनी के रास्ते में आ जाए। ठीक है, इमेज के लिए हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट का जरूरी नहीं है कि पीछे ही होना जरूरी है, जबकि शैडो के लिए जो सोर्स ऑफ लाइट है वो ऑब्जेक्ट के पीछे होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड शैडो। हालांकि तुमको ये याद करने का नहीं है पर फिर भी पता होना चाहिए। चैप्टर में जाने से पहले कम से कम इमेज और शैडो के बारे में तो पता होना चाहिए, इतना तो करना बनता है। इतना भी नहीं करेगा वाला फिर किस नाम का आदमी है तुम? इतना तो करना ही पड़ेगा बच्चों, ऐसे घबराने का नहीं है। तुम सभी स्ट्रांग बच्चा है, तुम सब स्ट्रांग रहेगा, हम प्रॉमिस करता है हम तुम्हारे लिए उधर दुबई में एक तेल का कुआं पर्सनली तुमको गिफ्ट करेगा, तुमको हॉर्स और कैमल राइडिंग सब कुछ करवाएगा। हमारा बात मानो, हम करके देगा। वाला हमारे पास भी तेल का कुआं है, वो अलग बात है कि उसके अंदर अब तेल नहीं है, ठीक है, पर फिर भी हमारे पास दो एक तेल का कुआं तो है ही, हम उसको संभाल के रखा है। तो अब हम बात करता है इमेज कितने तरह का हो सकता है। तो इमेज हमारे पास दो तरीके का होता है, एक वर्चुअल, दूसरा रियल। अब वर्चुअल इमेज क्या होता है? वर्चुअल इमेज ऐसा है जो कि एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनता, यानी जब रेज सच में जाके टकरा के कट के बनती हैं तो हमारे पास बनती है रियल इमेज। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे फोकस कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्टर से हम स्क्रीन पे फोकस करते हैं वैसे ही हम रियल इमेज को फोकस कर सकते हैं किसी भी दीवार पे, किसी भी स्क्रीन पे। पर वर्चुअल इमेज को हम फोकस नहीं कर सकते। वर्चुअल इमेज को हम मानते हैं कि वो बनी है, उसको हम लोग किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, जबकि रियल इमेज को हम लोग फोकस कर सकते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज? Real image can be formed on the screen, whereas the virtual image cannot be formed on the screen. उसके बाद रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, यानी रियल इमेज हमेशा उल्टी होगी, जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होगी। इसीलिए हमेशा बोला जाता है रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो दो तरह का हमारा इमेज क्लासिफिकेशन हो गया। रियल इमेज जो कि एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है, रियल इमेज जिसको स्क्रीन पे डाला जा सकता है वो अल्लाह, जबकि वर्चुअल इमेज ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनती। हमें ऐसा लगता है कि ये बन रही है पर एक्चुअली ये सच में नहीं बनती और इसको हम स्क्रीन पे फोकस नहीं कर सकते। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, यानी अपराइट होती है। ठीक है, वल्ला वाला तो बच्चों स्वागत है एक्टिविटी 10.1 लेट अस एक्सप्लोर। वाला चम्मच तो तुम सबके घर में होता है, आम तुमको बाद में कहानी बताएगा। चम्मच
और चमचा में क्या फर्क होता है वो हम बाद में बताएगा। पर उससे पहले देखो एक्टिविटी 10.1 इसके अंदर वो क्या बोलता है, तुमको बोलता है शाइनी मेटालिक स्पून लो, बढ़िया वाला स्पून लेना है, अच्छा क्वालिटी का। नकली चम्मच उधर नहीं चलेगा, मेटालिक स्पून होना चाहिए जिसके अंदर तुमको रिफ्लेक्शन दिखाई दे। वो क्या कहते हैं, कहते हैं टेक अ शाइनी मेटालिक स्पून एंड होल्ड द कर्व सरफेस क्लोज टू योर फेस, कैन यू सी योर इमेज इन इट। वाला क्यों नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। फिर ये बोलता है कि अपना इमेज को नोटिस करो, इज इट डिफरेंट फ्रॉम द इमेज दैट यू सी इन द प्लेन मिरर। ऑफ कोर्स प्लेन मिरर में तुमको मालूम उतना ही बनता है जितना कि ऑब्जेक्ट होता है। फिर ये पूछते हैं व्हाइल ऑब्जर्विंग द इमेज स्लोली मूव द स्पून अवे फ्रॉम योर फेस, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द इमेज। वाला बिल्कुल ऑब्जर्व करेगा, क्यों नहीं ऑब्जर्व करेगा, हम आंधा थोड़ी है, हमको बिल्कुल दिखाई देगा। फिर कहता है नाउ फ्लिप द स्पून एंड रिपीट द सेम स्टेप्स, किया करेगा, नंबर के लिए करना पड़ता है। तो हम चम्मच को उल्टा भी करेगा, फिर उसमें अपना शक्ल देखेगा। फिर ये पूछता है डिड यू नोटिस दैट द शाइनी मेटालिक स्पून एक्टेड लाइक अ मिरर, कि क्या वो तुम्हारा जो स्पून है वो मिरर का काम करता है। वल्ला बिल्कुल करेगा, अगर नया चम्मच है, अच्छा चम्मच है तो करेगा, प्लास्टिक का घटिया चम्मच है तो बिल्कुल नहीं करेगा। फिर ये कहता है कि जब आप चम्मच को अंदर की तरफ से देखते हो, when you looked at the inner side of the spoon which is curved inwards, you must have observed that the image was inverted. When you looked at the outer surface of the spoon which bulges outward, the image of your face was erect but smaller in size. तो चम्मच का जब अंदर वाले सरफेस से, जिस तरफ से हम खाना खाते हैं, जब हम उस तरफ से देखेगा तो ये बोलता है जब तुम चम्मच को दूर देर रखता है तो तुम देखता होगा कि तुम्हारा इमेज इन्वर्टेड है, ठीक है। पर जब तुम चम्मच को वापस पलटता है, जिस साइड से उसका पेट बाहर निकला होता है उस तरफ से, तो तुमको वो बोलता है कि तुम्हारा इमेज जो है वो छोटा बनेगा, ठीक है। वाला बिल्कुल बनेगा। तो ये कह रहे हैं कर्व्ड मिरर्स लाइक स्पून कैन आल्सो बी स्पेशली मेड। आई सही, ये बोलते हैं मिरर्स भी बनाया जा सकता है, जैसे वो चम्मच है, चम्मच तो बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। ये बोलता है आई सही हम कर्व्ड मिरर्स भी बना सकता है, उसी कर्व्ड मिरर को हम लोग बोलता है स्फेरिकल मिरर। तो वाला चलो अब इन ऑब्जर्वेशंस को हम बिल्कुल ध्यान से समझेगा कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। जब चम्मच को अंदर वाली तरफ से देखते हैं तो अलग इमेज क्यों बनती है, जब बाहर वाली साइड से देखते हैं तो अलग इमेज क्यों बनती है। अब अल्लाह अभी भी हमारे साथ बने रहो, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने देगा। 1% भी बोरिंग लगा वो अल्लाह हम तुमको गोल्ड गिफ्ट करेगा, हम तुमको तेल का कुआं भी गिफ्ट करेगा, तुमको चम्मच और चमचा का कहानी भी बताएगा, बिल्कुल बताएगा। और इसके ऑब्जर्वेशंस को अब हम उसको भी डिकोड करेगा। फिलहाल अब हम अपना शक्ल दिखा के बात करेगा, मालूम ऐसे फन नहीं आ रहा है। तो चलती है अब आगे चल के इसके सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस वो डिकोड करेगा। बोला घर के अंदर वो चम्मच वाला एक्सपेरिमेंट तो सबने किया होगा, चम्मच तो सबके घर में होता है, चम्मच सबके घर में होता है और कुछ लोग के घर में चमचा लोग भी होता है। बोला समझता है चम्मच और चमचा में डिफरेंस, हालांकि सिर्फ आ का मात्रा है पर बहुत ज्यादा फर्क है। चम्मच खाने के काम आता है और चमचा लोग उसी चम्मच से दूसरों को खिलाता है, ठीक है। तो चमचा खिलाने के काम आता है और चमचा खाने के काम आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, हालांकि हम मजाक करती, ठीक, इस बात को दिल पे नहीं लेने का है। ये पेपर में नहीं आएगा, पेपर में उन लोग तुमसे नहीं पूछेगा चम्मच और चमचा के बीच में डिफरेंस, ये हम मजाक करती, कभी कभार थोड़ा बहुत मजाक करती हम, ठीक है। तो चम्मच जब हम लेता है और चम्मच का जो अंदर वाला सरफेस है ऐसा, उसको जब हम देखेगा तो अंदर वाला सरफेस हमारे पास होएगा कॉनकेव, ठीक है। उसको जैसे ही हम दूर करेगा तो हम क्या देखेगा, उसके अंदर हमारा इमेज इन्वर्टेड बन जाएगा। और जैसे ही हम उस चम्मच के अंदर वाले सरफेस को पास लेके आएगा तो हम देखेंगे कि उसके अंदर हमारा इमेज मैग्नीफाइड हो जाएगा। तो चम्मच को दूर करो तो हमारा इमेज उल्टा हो जाएगा, जैसे चमचा लोग को दूर कर देगा तो तुम्हारा जिंदगी सीधा हो जाएगा, पर इधर चम्मच को जब तुम दूर करेगा तो इमेज उल्टा हो जाएगा। और जब हम चम्मच को पास लेके आएगा तो हमारा इमेज सीधा हो जाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड हो जाएगा। और जब हम चम्मच को दूर करेगा तो हमारा इमेज इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो चमचा को दूर करो तो जिंदगी सीधा हो जाएगा, चम्मच को पास करो तो इमेज सीधा हो जाएगा, ठीक है। वाला ये थोड़ा डिफरेंस है, हालांकि पेपर में चमचा वाला नहीं पूछेगा, सिर्फ चम्मच वाला पूछेगा। वहीं दूसरी ओर चमचा को उल्टा करता है, अगर सॉरी चमचा को नहीं चम्मच को उल्टा करेगा तो वो हमारे पास बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। उसके अंदर तुम जब भी अपना शक्ल देखेगा तुम्हारा इमेज छोटा बनेगा, उसको दूर भी करेगा तो भी इमेज छोटा, उसको पास भी करेगा तो भी इमेज छोटा, ठीक है। तो चमचा को दूर रखो, चमचा को दूर रखेगा तो जिंदगी मौज में कटेगा, ठीक है। तो चमचा नहीं बनने का है, बिल्कुल भी नहीं। मर्द आदमी बनो, स्ट्रांग बनो, चमचा को दूर करो, स्ट्रांग बनो। तो टीचर भी तुमसे पूछेगा वाला कैसा है तुम्हारा नंबर, बिल्कुल चकाचक, तुम बिल्कुल चकाचक, 16 आने गोल्ड,
पढ़ाई लिखाई करेगा, बिल्कुल गोल्ड के माफिक बनेगा। नहीं पढ़ाई लिखाई करेगा तो हमारे ऊँट के माफिक बन जाएगा। सारा दिन उधर ही पड़ा रहेगा, खाएगा पिएगा, कुछ काम नहीं करेगा। ऊँट के माफिक कहीं पे भी पड़ा रहेगा। कई बार तो हमको शक होता है कि वो ऊँट है कि गधा है। ठीक है, एक दिन हम उससे पूछा भी, बोला तुम ऊँट है कि गधा है? वो हमको बोला कि हम ऊँट है, पर हमको लगता है तुम गधा है। तुम हमसे ये सवाल क्यों पूछ रहा है? हमको उस पॉइंट पे लगा हमारा ऊँट बहुत ही फिलोसॉफिकल है, क्योंकि हमको खुद शक हो गया कि हम अपने ऊँट से ये सवाल क्यों पूछा, ये खुद सवाल गधा जैसा है। तो हमारा ऊँट हमको लगा बहुत ही फिलोसॉफिकल किस्म का आदमी है। ठीक है, क्योंकि वो उल्टा हमसे ही पूछ लिया कि तुम गधा है, तुम हमसे ये सवाल क्यों पूछता है? वाला उस दिन से हमने उससे वो सवाल का भी नहीं पूछा, क्योंकि हमारा ऊँट बहुत चालू हो गया है। पूरा दिन इंटरनेट पे रहती, वो भी चालू हो जाती। वो लोग डेटिंग ऐप पे भी होती, ऊँट का भी डेटिंग ऐप है उधर, हमको नहीं पता था। उधर ऊँट लोग भी टिंडर डाउनलोड करता है। वाला बहुत ही स्ट्रेंज है। ठीक है, वो लोग भी एक किस्म का जेन जी हो गया है, हमको भी ऐसा लग रहा है। वाला घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तुम लोग को जेन जी बनने का कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, अभी और भी बहुत कुछ बचा है। इधर अंगड़ाई मत तोड़ो, ऐसा अंगड़ाई मत तोड़ो। अभी करना है तुम लोग को, मार्क्स लेके आना है, किधर नहीं जाना है, बोला किधर भी नहीं जाना है। नंबर लाना है, बहुत बढ़िया नंबर लाना है। ठीक है बोला। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 10.2, लेट अस डिस्टिंग्विश। सो क्या कहता है ये कहता है प्लेस अ कॉनकेव एंड अ कॉन्वेक्स मिरर ऑन अ टेबल विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसिंग अपवर्ड्स। यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों को अपना टेबल पे रख दो, ताकि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर की तरफ रहे। बोला नीचे अगर रख देगा तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको ऊपर की तरफ। नाउ व्यू देम फ्रॉम द फ्रंट साइड, कीपिंग योर आई एट देयर लेवल टू आइडेंटिफाई वेदर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। ठीक है, तो वल्ला ये क्या बता रहे इधर, ये बोलते हैं कि तुमको दोनों मिरर जो है वो तुम्हारा टेबल पे रखा हुआ है, तुमको उनका हाथ नहीं लगाना है। बिना हाथ लगाए तुमको उनको देख के बताना है कि उनमें से कौन सा कॉनकेव मिरर है, कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। कोई बड़ा बात नहीं है, आम तुम्हारी मदद करेगा, आम बताएगा कि उसको कैसे पहचानना है। सो मिरर जिसके अंदर हमेशा इमेज का साइज सेम रहता है वो है प्लेन मिरर, और मिरर जिसके अंदर हमेशा छोटा इमेज बनता है उसको हम बोलेगा कॉन्वेक्स मिरर। और वो मिरर जिसमें शुरुआत में तो उल्टा इमेज बनता है इन्वर्टेड, और जैसे हम उसके बहुत ज्यादा पास चला जाता है तो सीधा हो जाता है, उसको हम बोलेगा कॉनकेव मिरर। अब हम बात करेगा कि जैसे कि अब तुम्हारे सामने 3 मिरर फिर से रखा हुआ है, इस बारी तुम्हारे पास उसमें इमेज नहीं बन रहा है, वो मिरर वो लोग टेबल पे लाके रख दिया, क्योंकि मालूम तुम लोग को एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो टीचर लोग होता है वो थोड़ा चालू बनने का कोशिश करता है। वो सोचता है कि कुछ ना कुछ करके बच्चा लोग को घबरा देने का है, वो क्वेश्चन को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के पेश करता है, पर घबराना नहीं। हम तुमको क्या बोला, टेंशन नहीं लेने का है, हम तुमको बताएगा। मान के चलो वो बोलता है कि बच्चा लोग तुम इसमें इमेज नहीं देख सकता है। ठीक है, अब वो उनका क्लासरूम है, उनका पेपर, वो जो चाहे वो बोले। ठीक है, पर क्वेश्चन है तो हमको आंसर तो देना पड़ेगा। वो लोग बोलता है कि हम तुम्हारे लिए तीनों का तीनों मिरर एक डेस्क पे लाके रख दिया है, तुमको सिर्फ उसको देखना है पर उसमें इमेज नहीं देखना है, और तुमको बताना है कि तीनों मिरर कौन सा है। तो तुम्हें क्या करना है, वो जैसे ऐसे टेबल पे रखा हुआ है, इधर एक मिरर रखा है, इधर दूसरा मिरर रखा है, इधर तीसरा मिरर रखना है। तो तुमको अपने आंख का लेवल टेबल के पास में लाके रखना है। जब तुम अपने टेबल के पास अपने आइज का लेवल रखेगा, अगर तो वो मिरर बिल्कुल चपटा है, बिल्कुल टेबल के सरफेस जैसा है, जैसे कि नाम से क्लियर है, तो वो है तुम्हारे पास प्लेन मिरर। और अगर तुमको वो मिरर साइड से ऐसे उठा हुआ नजर आता है, यानी मिरर जो है उसके बीच में, नीचे टेबल और मिरर के बीच में अगर गैप है, और वो मिरर अगर ऊपर से उठा हुआ नजर आ रहा है, उधर किनारे से अगर वो चौड़ा है, यानी उसका जो तुम्हारे पास स्ट्रिप है, किनारे का जो स्ट्रिप है, उसकी जो साइड वॉल्स है वो विजिबल है और वो चौड़ा है, इसका मतलब वो तुम्हारे पास कॉनकेव मिरर है। और अगर वो बिल्कुल टेबल से ऐसे चिपका हुआ और उसका साइड वॉल बिल्कुल पतला है, इसका मतलब वो तुम्हारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होएगा डोम शेप, तो उसका जो किनारा है वो टेबल से आके टच हो जाएगा, तो तुमको टेबल के बीच में और उस मिरर के बीच में गैप नजर नहीं आएगा। पर कॉनकेव मिरर किनारे से मोटा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ होगा, क्योंकि वो ऐसा होता है। ऐसा होएगा तो उसके किनारे के बीच में और टेबल के बीच में थोड़ा सा तुमको गैप नजर आएगा। तो ये पहचान है जिप्स में तुम्हारे पास रिफ्लेक्शन नहीं देख सकता है, तुमको खाली मिरर को देख के बताना है वो कौन सा मिरर है। तो वल्ला आम तुमको इसका भी पहचान बता दिया है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन होगा आम उसको कर देगा, घबराना नहीं है, आम सब मिलके करेगा, बिल्कुल करेगा। वल्ला अब हम बात करते हैं, मान के चलो बच्चा लोग आपके सामने 3 मिरर का टुकड़ा रखा जाता है। ठीक है,
तीन मिरर का टुकड़ा, पर आपको उनको टच नहीं करना है। बिना टच करे हमें बताना है कि उनमें से कॉनकेव मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है और प्लेन मिरर कौन सा है। जैसा कि हम तुमको पहले ही बोला था, तुमको घबराने का जरूरत नहीं है। एक भी क्वेश्चन तुमको बताने का जरूरत नहीं है, हम बताएगा इधर। बाद में तुम लोग को उधर एग्जाम में बताना पड़ेगा, वल्ला उधर हम नहीं आ सकता है। उधर हम आएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, समझता है। उधर हम नहीं आ सकता है, बिल्कुल ऐसा जिद मत करो। हम उधर नहीं आ सकता, हम उधर आएगा वो लोग हमको लात मार के बाहर निकाल देगा। वो बोलेगा तुम इधर क्या करता है, तुम उधर जाओ, उधर तुम्हारा तेल का कुआं है, उधर तुम अपना ऊंट के साथ कैमल राइडिंग करो। वल्ला तुम इधर एग्जामिनेशन हॉल में क्या कर रहा है। हम बोलेगा हम बच्चा लोग से पीआर करता है इसलिए आए। वो बोलेगा ठीक है, पीआर वीआर अपनी जगह है, पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तुम लोग ऐसे नहीं आ सकता। इधर बच्चा लोग पेपर देता है, तुम लोग क्या करेगा इधर। ठीक है, आम थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया है। ठीक है, आम थोड़ा अपने आप को कूल डाउन करता है। ठीक है, वापस चलता है। तीन तरह का मिरर का बात किया था। तुम्हारे पास तीन मिरर्स हैं। ठीक है, उन लोग तुमको तीन मिरर दिया और तुम लोग को बोला वाला बताओ इसमें कौन सा मिरर कौन सा है। ठीक है, आम तुमको बताएगा। देखो, तुम तीनों मिरर को सामने रखो और तीनों मिरर में अपना इमेज देखो। तुम उससे पहले थोड़ा दूर खड़े हो जाओ। दूर खड़े होने के बाद देखो, अगर तो तुम्हारा इमेज वैसा ही बन रहा है जितना दूर तुम खड़ा है, और तुम्हारा इमेज अगर बिल्कुल सीधा बनता है और उतना ही साइज का बनता है जितना दूर तुम खड़ा है और जितना तुम है, यानी अगर तुम्हारा इमेज सेम साइज का है और अगर उतनी ही दूर बन रहा है जितनी दूर तुम खड़ा है, माने कि अगर तुम मिरर से मान लो 4 कदम दूर खड़ा है, तो अंदर की तरफ भी तुमको महसूस होना चाहिए कि तुम 4 कदम अंदर की तरफ ही तुम्हारा इमेज बन रहा है। तो वो मिरर 100% प्लेन मिरर है। पर अगर तुम उससे बहुत दूर खड़ा है और दूर खड़ा होने के बाद तुम देखता है कि तुम्हारा इमेज एकदम उल्टा बनता है, बिल्कुल उल्टा, इन्वर्टेड इन्वर्टेड बन रहा है, इसका मतलब वल्ला वो कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और अगर तुम दूर खड़ा है और तुम्हारा इमेज बनता है बिल्कुल छोटा, इसका मतलब वो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब क्या करना है। ये तो हो गया कि जब हम तीनों मिरर से दूर खड़ा है, पर फिर हमें क्या करना है, हमें मिरर की तरफ चलना है। इस बात को बिल्कुल पक्का करने के लिए कि जो तुमने फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। वाला बिल्कुल ईमान का पक्का होने का बाद बिल्कुल मर्द आदमी बनना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल छोटा मोटा बात नहीं करना है, बिल्कुल सॉलिड बात करना होना चाहिए। बिल्कुल 16 आना, बिल्कुल टका के, बिल्कुल जोर के साथ, बिल्कुल गोल्ड के माफिक, बिल्कुल 100% गोल्ड। ठीक है, तुमको क्या करना है, तुमको थोड़ा सा आगे चलना है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद अगर तुम देखता है कि तुम्हारा इमेज अभी भी बिल्कुल सीधा का सीधा है और उतना ही है जितना तुम है, और जितना आगे तुम चल रहा है इमेज में भी तुम उतना ही आगे आ रहा है, इसका मतलब वो वाला तो प्लेन मिरर ही है। पर अगर तुम आगे की तरफ चलता है और अभी भी इमेज तुम्हारा छोटा है और वो इमेज अभी भी तुम्हारा छोटा है और बिल्कुल सीधा है, इरेक्ट है, इसका मतलब वो कॉन्वेक्स मिरर है। पर जैसे जैसे तुम उसके आगे की तरफ जा रहा है और तुम देखता है कि तुम्हारा इमेज बड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब वो कॉनकेव मिरर है। पर अभी भी वो उल्टा ही रहेगा। और जब तुम उस मिरर के बिल्कुल पास पहुंच जाएगा, तो जैसे तुम कॉनकेव मिरर के बिल्कुल पास पहुंचेगा, तुम्हारा इमेज अब सीधा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 100% वो वाला कॉनकेव मिरर है। तो फिर से एक बार हम बिल्कुल शॉर्टकट में बताता है। पहले दूर खड़े होने पे जिस मिरर में तुम्हारा इमेज उतना ही है जितना तुम है, इसका मतलब वो प्लेन मिरर है। और दूर खड़े होने के बाद अगर तुम्हारा इमेज उसके अंदर छोटा बनता है, ठीक है, और सीधा ही बनता है, इसका मतलब वो कॉन्वेक्स मिरर है। पर अगर तुम उससे दूर खड़ा है और तुम्हारा इमेज उसमें उल्टा बनता है, ठीक है, इसका मतलब वो तुम्हारे पास कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और जैसे जैसे तुम उसके पास चलता जाएगा, तो कॉन्वेक्स मिरर में तो तुम्हारा इमेज अभी भी छोटा ही बना रहेगा और डिमनिश रहेगा और इरेक्ट रहेगा, जबकि प्लेन मिरर में वो सेम साइज रहेगा और वो उतनी ही दूर बनेगा जितनी दूर तुम है। और जबकि तुम्हारा कॉनकेव मिरर में जैसे जैसे तुम उसके पास जाता जाएगा, तुम्हारा इन्वर्टेड इमेज बड़ा होता जाएगा और एक बारी को तुम्हारा इमेज गायब हो जाएगा। और फिर जब तुम उसके बहुत ज्यादा पास चला जाएगा, तो तुम्हारा एकदम बिल्कुल सीधा इमेज बनेगा, इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज बनेगा। ठीक है, तो यहां से हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है। सबसे पहला, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 होता है, यानी प्लेन मिरर उतनी ही बड़ी इमेज बनाता है जितना कि बड़ा वो ऑब्जेक्ट है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा बनाएगा डिमिनिश्ड इमेज। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड। वर्चुअल माने कि वो उसको तुम स्क्रीन पे नहीं बना सकता है, इरेक्ट मतलब अपराइट ऊपर की तरफ, और डिमिनिश्ड माने कि छोटा। जबकि तुम बात करेगा कॉनकेव मिरर का, तो कॉनकेव मिरर में शुरुआत में तुम्हारे पास बनेगा
इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। और ये इमेज को हम स्क्रीन पे डाल सकता है, पर फिलहाल के लिए स्क्रीन पे नहीं डालना। जब हम उसमें देखेगा तो हमारा इमेज बनेगा इन्वर्टेड, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम उसके पास जाएगा हमारा इन्वर्टेड इमेज और बड़ा होता जाएगा, और एक पॉइंट पे हमारा इन्वर्टेड इमेज गायब हो जाएगा। जिस पॉइंट पे हमारा इन्वर्टेड इमेज गायब हो जाता है वो उस मिरर का फोकल लेंथ कहलाता है। वाला फोकल लेंथ को तुम भूल सकता है, अभी के लिए तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है। पर जैसे ही तुम उसके बिल्कुल पास चला जाएगा कॉनकेव मिरर के, तो तुम्हारा इमेज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। वाला So activity 10.3, take a concave mirror, convex mirror, wooden blocks or something similar, or mirrors, mirror holder and a small toy or some other object. इधर हमने लिया एक छोटा सा मासूम सा डॉगी। फिर कहता है मिरर्स को साइड बाय साइड रखना है, अपराइट पोजीशन पे रखना है एक टेबल के ऊपर। फिर ऑब्जेक्ट को एक बारी उसके बिल्कुल पास रखना है 3 से 4 सेंटीमीटर। फिर ये पूछते हैं कैसी इमेजेस बनती है हर एक मिरर में। फिर पूछते हैं ऑब्जेक्ट को अगर हम दूर कर देंगे फिर कैसी इमेजेस बनती है, ठीक है। द क्वेश्चंस आर, क्या वो इमेज का साइज उतना ही है जितना ऑब्जेक्ट का है, या वो इरेक्ट है यानी अपराइट है, क्या उनमें लेटरल इन्वर्जन्स है। फिर जब हम उसको दूर कर देंगे तो क्या होगा, डू द इमेज बिकम स्मॉलर और लार्जर, डू दे कंटिन्यू टू बी इरेक्ट, नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस। वाला फिर से हम इसको उतना डिटेल में नहीं करेगा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पीछे की तरफ जाना है और तुम्हें उस वीडियो के अंदर हमने सब बताया है कि क्या होता है, ठीक है। ऐसा नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वही सेम ऑब्जर्वेशंस है, पूरी तरह से हमने किया है, ठीक। उधर जाओ उसको देखो एंजॉय करो, नहीं तो ऐसा ज्यादा बोरिंग हो जाएगा अगर हम करवाएगा तो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उस इमेज की जो कि स्फेरिकल मिरर बनाती है। 1. It is virtual and erect. Second, real and inverted. Third, lateral inversion. So what are these three characteristics? ये तीनों characteristics क्या हैं? पहली, virtual and erect. Virtual जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, virtual images are not formed by the actual intersection of the reflected rays. यानी जो रिफ्लेक्शन के बाद जो रोशनी या किरणें आती हैं उनके एक्चुअल इंटरसेक्शन से ये नहीं बनती। इट अपीयर्स टू बी फॉर्म्ड, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। इसको हम स्क्रीन पे फोकस नहीं कर सकते, वाला इसको तुम स्क्रीन पे नहीं डाल सकता है। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी कास्टेड ऑन द स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पे कास्ट नहीं कर सकता है। वाला बीच में कई बार थोड़ा सा अटक जाता है, कोई बात नहीं। जबकि रियल इमेज कैन बी कास्टेड ऑन द स्क्रीन, रियल इमेज को हम स्क्रीन पे डाल सकते हैं। एंड रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, तो रियल इन्वर्टेड होंगी यानी रियल इमेज उल्टी बनती है। वर्चुअल इमेजेस विल ऑलवेज बी इरेक्ट यानी अपराइट। एंड द थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है दैट लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। जब भी हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो जो हमारा लेफ्ट साइड है वो हमें राइट नजर आएगा, जो राइट साइड है वो हमें लेफ्ट नजर आएगा। यही रीजन है कि एम्बुलेंस के ऊपर अक्षर उल्टे लिखे होते हैं, बिकॉज व्हेन वी सी इट इन द रियर व्यू, हम जब उसको रियर व्यू मिरर में देखते हैं तो वो जो उल्टा लिखा हुआ है वो वापस हमें सीधा नजर आएगा। इसीलिए एम्बुलेंस पे वो लोग उसको उल्टा लिखते हैं। इट्स नॉट अ फैशन, अभी भी उसको फैशन के लिए नहीं लिखता है, उसका एक पर्पस है। क्यों? क्योंकि मिरर के अंदर जब भी हम देखेगा तो वो चीज लेटरली इन्वर्ट हो जाएगी, इसका मतलब वो हमें उसमें सीधा दिखाई देगी, ठीक। अब वापस चलते हैं हमारा तीनों मिरर्स पे, ठीक। इन्हीं तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वहां पे भी आजमा के देखेंगे। तो पहला मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस कर सकता है रियल इन्वर्टेड भी, वर्चुअल इरेक्ट भी। तो जब तक तो आप कॉनकेव मिरर से बहुत दूर खड़े हो, जब तक हम दूर रहेंगे तब तक हमारे पास बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, और जब हम कॉनकेव मिरर के बिल्कुल बहुत ज्यादा पास चले जाएंगे तो हमारे पास इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। फिर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। अब कॉन्वेक्स मिरर के अंदर चाहे तुम दूर रहो चाहे तुम पास रहो, तुम्हारा इमेज हमेशा छोटा बनेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक। अब तीसरा मिरर, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर तुम्हारा इमेज हमेशा उतना ही रहेगा जितना कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट जितना इमेज भी उतना, ऑब्जेक्ट जितनी दूर इमेज भी उतनी दूर, और हमेशा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट। पर तीनों के अंदर लेटरल इन्वर्जन होगा, यानी लेफ्ट राइट साइड नजर आएगा और राइट लेफ्ट साइड नजर आएगा, ठीक है। स्टे स्ट्रांग, घबराना नहीं, अभी चैप्टर नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ है,
ठीक है, आई से नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं। हम तुमको क्या बोला, बोरिंग नहीं होने देगा, 2-3 जोक्स और भी क्रैक कर देगा हम इसके बीच में, ठीक है, घबराना नहीं है। जैसे जैसे दिमाग में जोक्स आएगा हम उसको क्रैक करेगा, ठीक। आगे चलते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले तो हमको समझना है रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द पॉलिश्ड सरफेस, यानी जब रोशनी जाती है और किसी सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद वहां से बाउंस बैक कर जाती है, दैट इज व्हाट वी कॉल रिफ्लेक्शन। सो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द पॉलिश्ड सरफेस is called reflection. Now reflection can be regular reflection और irregular reflection, जिसको हम बोलते हैं diffused reflection। ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। Regular reflection होता है from the polished surface which are even, जो बिल्कुल स्मूथ होते हैं, सपाट होते हैं, उसमें से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है ऊबड़ खाबड़ सरफेस में। मान लो अगर शीशा टूट चटक गया है, उसका टुकड़ा हो गया है, या कोई सरफेस ऐसे ऊबड़ खाबड़ है, तो उसमें हमारे पास होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। नाउ अब रिफ्लेक्शन में हमारे पास दो लॉज होते हैं। पहला लॉ विच इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। घबराओ मत, सब बताएगा, बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं घबराना, सब होएगा। पहला लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ आप सब समझाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। अभी भी तुमको हमारा कसम बिल्कुल नहीं घबराना है। तुम नहीं घबराएगा, हम तुमको एक ऊंट ला के देगा, कहो तो हम तुमको एक शुतुरमुर्ग भी ला के देगा, बोला उनके साथ तुम खेलो कूदो जो मर्जी करो, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना। दूसरे लॉ पे चलते हैं। दूसरा लॉ, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। फिर से देखो, ऐसे करके करेगा तो हो जाएगा। वो अलग बात है, तुम थोड़ा सा कार्टून लगेगा पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा कार्टून लग जाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, फिर से हमारे साथ, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। क्योंकि इधर हम एक मिरर को इमेजिन कर रहा है, ठीक है, ये ऐसा मिरर है, ये रोशनी आई इंसिडेंट रे, ये बीच में इधर नॉर्मल जो कि मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल, और ये रिफ्लेक्टेड रे। सो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे वो आके गिर रहे हैं, लाई इन द सेम प्लेन, यानी ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होता है। अब याद है हमने को क्या बोला था, पहला लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। तो देखो, इंसिडेंट रे वो रे होती है जो रोशनी की किरण आ रही है। जैसे कि मान लो ये मिरर है, तो जो रोशनी की किरण आई यहां से ऐसे, जो आके टकराई है मिरर पे, उसको हम बोलेगा इंसिडेंट रे। फिर हम मिरर के ऊपर एक इमेजिनरी 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, इसको हम बोलता है नॉर्मल रे। तुमको इधर डायग्राम में दिखा भी रहा होगा, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जो रे आई है, नॉर्मल जो बीच में जो मिरर के साथ 90 डिग्री बनाती है, और रिफ्लेक्टेड रे जो इंसिडेंट रे आई और टकरा के वापस चली गई, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब जो एंगल है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो हो गया क्लियर, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वहीं द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही वो दो चीज है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज अबव ऑल्सो। वो इधर भी हम दिखा रहा है, ठीक है, इधर तुम्हारे पास इमेज में भी दिखाई दे रहा है, जो रे आ रही है वो इंसिडेंट रे है, बीच वाली नॉर्मल है, और जो चली गई वो रिफ्लेक्टेड रे है। उनके बीच में जो एंगल बना हुआ है, किसके बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वहीं जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो हैं जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। अब रिफ्लेक्शन के बाद हम पढ़ेंगे कि इन चीजों का इस्तेमाल कहां कहां पे होता है। एप्लीकेशंस ऑफ मिरर, हमने इतना कुछ पढ़ा मिरर के बारे में कि मिरर ऐसा होता है, मिरर वैसा होता है, इतना कुछ, इतना उसका तारीफ हो गया, उसका इतना शेख चिल्ली तारीफ कर दिया हम लोग, पर आखिर काम किधर आता है, कहाँ यूज करता है, इतना तारीफ करने की क्या जरूरत थी, कुछ तो काम आता होगा, वाला चलो पता करता है। सबसे पहला मिरर हमारे पास है कॉनकेव मिरर। तुमको मालूम, कॉनकेव मिरर डेंटिस्ट लोग भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो लोग क्या करता है, अब वो तुम्हारे दांत के अंदर तो कुर्सी लगा के बैठ नहीं सकता, क्योंकि मुंह के अंदर इतना जगह तो होता नहीं है, तो वो क्या करेगा, वाला उनको दांत का इलाज भी करना है, तो वो क्या करता है, वो तुम्हारे पास एक कॉनकेव मिरर लेकर आता है, वो कॉनकेव मिरर को मुंह के अंदर डालेगा,
ठीक है। अब कॉनकेव मिरर तुमको मालूम, हम तुमको क्या बताया था कि कॉनकेव मिरर में जब हम बिल्कुल पास किसी चीज को लेकर आएगा, कॉनकेव मिरर के बिल्कुल पास, तो वो कैसा इमेज प्रोड्यूस करेगा? मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज, यानी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज। बोला तो डेंटिस्ट इसी बात का फायदा उठाता है। डेंटिस्ट लोग को मालूम है कि कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करेगा तुमको मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा, इसीलिए जो डेंटिस्ट है वो कॉनकेव मिरर को यूज करता है। ठीक है। उसके अलावा जो शेविंग मिरर होता है, मालूम शेविंग करने का जो मिरर काम आता है, वाला वही मिरर, शेविंग मिरर भी हमारे पास एक तरह का कॉनकेव मिरर होता है। हालांकि देखने में वो प्लेन मिरर ही लगता है, पर वो थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा होता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, कॉनकेव मिरर है, जब उसको हम बिल्कुल अपने चेहरे के पास रखेगा ऐसा, तो वो हमारे पास मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करेगा और वो इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हम शेविंग अच्छी तरह कर पाएगा। इसी के अलावा जो लड़की लोग का ब्यूटी पार्लर होता है, वाला तुमको मालूम, ब्यूटी पार्लर उधर जितना भी लड़की लोग जाता है वो गौरा होके बाहर निकलता है। भगवान जाने उधर वो लोग किया करता है। ठीक है। पर उसके अंदर से जो कोई भी बाहर निकलता है वो बिल्कुल गौरा होके बाहर निकलता है। वाला उस मिरर के अंदर भी, उधर ब्यूटी पार्लर के अंदर भी, उधर जो लोग वो लोग मिरर इस्तेमाल करता है वो भी कॉनकेव मिरर होता है। उससे क्या होता है, उन लोग का जो लीपा पोती का काम होता है वो बिल्कुल बहुत बढ़िया होता है, एकदम चकाचक। इसीलिए वो लोग उधर कॉनकेव मिरर यूज करता है, प्लेन मिरर यूज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर उतना ही इमेज बनाएगा जितना की ऑब्जेक्ट है, पर अगर वो लोग कॉनकेव मिरर यूज करेगा तो वाला उससे इफेक्ट अच्छा आएगा और पैसा अच्छा मिलेगा। वाला बिल्कुल सही। अब हम बात करता है कॉन्वेक्स मिरर का। अब कॉन्वेक्स मिरर किधर इस्तेमाल होता है? देखो, वाला कॉनकेव मिरर में हम गाड़ी की बात तो करना भूल ही गया, लड़की का बात उधर हुआ, ब्यूटी पार्लर का हुआ, तो गाड़ी घोड़ा का तो बात हम किया ही नहीं। अब ही करेगा। कॉनकेव मिरर को उसके अलावा इस्तेमाल किया जाता है जो टॉर्च होता है, टॉर्च, टॉर्च के साइड में जो वो रिफ्लेक्टर लगता है वो भी हमारे पास कॉनकेव होता है। उसके अलावा जो गाड़ी की जो एलईडी लाइट्स और हेडलाइट्स होती है, आजकल तुम लोग सुनता होगा प्रोजेक्टर एलईडी लाइट्स, उसके बाहर भी वो लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करता है। कॉनकेव मिरर हालांकि वो पूरा कॉनकेव नहीं होता, उसके अंदर वो छोटा छोटा मिरर को इस्तेमाल करता है, पर उसको ऐसी शेप में लगाता है कि वो कॉनकेव हो जाता है, जिसकी वजह से वो एलईडी लाइट का थ्रो बिल्कुल सीधा आगे की तरफ जाता है। उसी को वो लोग बोलता है प्रोजेक्टर एलईडी लाइट्स, कॉनकेव मिरर उसमें यूज करता है। उसके अलावा जो पहले सोलर कुकर भी बनता था एक, उसमें ऐसा होता है डिश टीवी जैसा एंटीना, इधर तुमको इमेज में दिखाई देगा, उसके अंदर भी हम कॉनकेव उसको इस्तेमाल करता है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कॉनकेव है। इसके अलावा जो डिश टीवी का एंटीना होता है और जितना भी तुम्हारा रेडार होता है वो भी उसका शेप भी कॉनकेव होता है। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी रोशनी की तरंगों को और सारी वेव्स को उस पॉइंट तक ले जाता है। फिर हम बात करता है कॉन्वेक्स मिरर का। अब कॉन्वेक्स मिरर किधर इस्तेमाल होता है? कॉन्वेक्स मिरर एक तो इस्तेमाल होता है गाड़ी के रियर व्यू में। तो कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल होता है गाड़ी के रियर व्यू मिरर में, वो बीच में जो मिरर होता है जिसमें हम पीछे देखता है वाला, यस, उसमें हम इस्तेमाल करता है कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि वो हमको देता है बड़ा फील्ड व्यू, दूर दूर तक का हमको दिखाता है, जिसकी वजह से हमको मालूम चलता है कि पीछे कौन कौन आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ गाड़ी की जो दोनों साइड के मिरर्स होते हैं उसमें भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसीलिए अभी भी तुमने देखा होगा उसके ऊपर लिखा होता है कि उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स है आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी वो तुमको दिखाई इधर दूर दे रहा है पर एक्चुअली में वो उसके पास है, इतना दूर नहीं है। ठीक है। तो उन दोनों मिरर्स पे भी ध्यान रखना होता है, बीच वाले मिरर पे भी ध्यान रखना होता है, ऑफ कोर्स सामने तो ध्यान रखना है, नहीं तो अभी भी तुम सामने किसी को टोक देगा, तुम आगे पीछे देखता रहेगा फिर कैसे काम चलेगा? तुमको आगे भी देखना है, आगे ज्यादा देखना है, पीछे थोड़ा कम देखना है, पर पीछे भी जरूर देखना है। ठीक है। वाला कई बार जो वाला हम कहना नहीं चाहता है सभी लोग बराबर है, पर लड़की लोग जब चलाता है तो वो आगे ज्यादा देखता है पीछे कम देखता है, वो लोग गाड़ी को ठोक देता है। ठीक है। वाला नो डिसरिस्पेक्ट, पर ये बात हमने खुद कई बार महसूस किया है, इसीलिए अब क्या बोलेगा। ठीक है। अगर किसी को बुरा लगा है तो हम सॉरी मांगता है। ठीक है। आगे चलती, तो कॉन्वेक्स मिरर उधर इस्तेमाल करता है गाड़ी में रियर व्यू में। उसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर को और भी जगह में इस्तेमाल करता है जहां पे हमें वाइडर व्यू चाहिए होता है। जैसे मान के चलो कहीं पे टी पॉइंट है, इधर से एक रास्ता आ रहा है, उधर दूसरा रास्ता है, तो वहां पे भी वो लोग कॉन्वेक्स मिरर लगाता है। वो ऐसा जिस मिरर का पेट निकला होता है उसको हम बोलता है कॉन्वेक्स मिरर, इससे हमको बड़ा फील्ड व्यू मिलता है। इसके अलावा कई लोग उसको एज इन सिक्योरिटी मिरर भी इस्तेमाल करता है, घर के बाहर की तरफ भी लगा दो तुमको हर जगह का व्यू दिखाई देगा। ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर एक तरह का सिक्योरिटी मिरर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर जब भी तुमको बड़ा फील्ड व्यू चाहिए, दूर दूर तक का देखना है, तो उधर हम इस्तेमाल करेगा कॉन्वेक्स मिरर। और जहां कहीं भी हमको देखना है बिल्कुल बारीकी से, उसको हमें मैग्नीफाइड इमेज को देखना है, उधर हम इस्तेमाल करेगा कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर का एक प्रॉपर्टी होता है, जब तुम मिरर के बिल्कुल सामने रखेगा
तो तुमको मिलेगा वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज। पर अगर तुम उसको दूर लेके चला जाएगा तो तुमको मैग्निफाइड इमेज नहीं मिलेगा, तुमको मिलेगा इन्वर्टेड इमेज। वाला तो चलते चलते हम पहुंच गए एक्टिविटी 10.4 में। तो चलो एक्टिविटी 10.4 जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए बना है, ठीक है, इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है, तो देखो सबसे पहले तो हमको ये बोलता है कि आपको एक प्लेन मिरर लेना है जिसके साथ एक स्टैंड हो, एक टॉर्च, एक कंघी, एक पेपर क्लिप जिससे हम कॉम को अच्छी तरह से पकड़ सके, एक व्हाइट पेपर का शीट और एक ब्लैक पेपर का शीट। एक ऐसा सेटअप जिसके अंदर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई करेगा, वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिसके अंदर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का बात किया था। रिफ्लेक्शन में हमारे पास दो लॉज होते हैं। पहला लॉ विच इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। साथ में हम ये भी देखेगा कि कैसा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल वो एक ही प्लेन पे होता है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट 10.4, चलो इसको पढ़ते हैं। So the activity is collect a plane mirror with a stand, a torch, a comb, a paper clip to hold the comb upright, a sheet of white paper and a sheet of black paper। ठीक है, ये सारा सामान ले लिया हमने। फिर ये कह रहे हैं कि अब क्या करना है, आपको कंघी में एक स्लिट बनाना है। स्लिट क्या होता है, एक बिल्कुल बारीक सी ओपनिंग। well, बच्चा लोग इधर देखो, ये फिगर नंबर ए जो तुम्हारे पास दिखाई दे रहा है, ये तुमको दिखा रहे हैं कि कैसे हम कंघी का इस्तेमाल कर सकता है एक बारीक स्लिट बनाने के लिए, एक बारीक सा ओपनिंग जिसमें से लाइट को हम इंसिडेंट करके ट्रैवल करवाएगा। ठीक है, कि बीम ऑफ लाइट को आखिर हम कैसा ऑब्टेन करता है, यानी हाउ डू वी ऑब्टेन अ बीम ऑफ लाइट, यानी लाइट का एक पतला सा बीम कैसे बनाए, उसका बताने का इन्होंने यहाँ पे एक तरीका बताया, जिसके अंदर वाला ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास बिल्कुल हरा कलर का एक कंघी होना चाहिए। तो ब्लैक शीट से उसको हम रैप करके ऐसा बनाएगा, जैसे इसके अंदर तो तुम देखो कई सारा दांत खुला छोड़ रखा है, पर तुमको ऐसा करना है कि सिर्फ एक दांत, यानी जो बीच में जो होता है इसको हम बोलता है स्लिट, यानी कंघी के बीच का जो स्पेस होता है दोनों लाइंस के बीच में, सिर्फ एक को ओपन रखना है अगर तुमको एक स्लिट चाहिए। जैसे एक्सपेरिमेंट में अगर वो बोलता है कि यू नीड ओनली वन सिंगल स्लिट, यानी एक ही तुम्हें बीम चाहिए, एक बिल्कुल बारीक बीम चाहिए, तो सिर्फ एक स्लिट को ओपन करो। पर अगर तुमको वो बोलता है कि ऑब्टेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कि तुम्हें पैरेलल बीम चाहिए, पैरेलल मतलब जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ चलती है, जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, तो तुमको क्या करना है, ये तुमको कंघी के बीच में से उतना स्पेस, जैसे मान के चलो तुमको 5 पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए, तो तुमको 5 दांत के पास का जो कागज है उसको काट देना है। पर अगर तुमको सिर्फ एक स्लिट चाहिए तो जितना एक दांत है उसके साइज का तुम कागज काटो। ऐसे अगर तुमको मान लो 10 पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए तो उतना काट दो जितना कि कंघी के 10 दांत है। ठीक है, बाकी तो तुम लोग समझदार हैं। क्या करना है कि कंघी के आगे वो ब्लैक पेपर को ऐसे एडजस्ट करना है कि उसमें से छोटा सा होल काटना है ताकि उसमें से थोड़ी सी रोशनी आगे जा सके। ठीक है, सिर्फ एक, कंघी में बहुत सारे दांत होते हैं, सिर्फ एक दांत उसका खुला हुआ हो। फिर उसके बाद एक व्हाइट पेपर शीट को टेबल पे फैला देना है और उसके ऊपर प्लेन मिरर को हमें ऐसे अटका देना है। फिर ये कहते हैं जैसा इमेज में भी दिख रहा है, फिर हमें ये थिन स्लिट यानी वो जो पतली सी ओपनिंग बनी है और जो टॉर्च बनी है उसमें से हमें टॉर्च को ऑन करना है। टॉर्च की रोशनी जब उसमें से गिरेगी तो एक पतली सी बीम जाएगी, वो जो रोशनी गिरेगी उसको ऐसा एडजस्ट करो कि वो पेपर के ऊपर वो रोशनी चले और वहां से जाने के बाद वो जाके शीशे यानी मिरर से जाके टकराए। तो जैसे वो मिरर से जाके टकराएगी तो मिरर से रोशनी टकरा के वापस आएगी। अब यहाँ से हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। तो वो जो रोशनी टकराई है दैट इज द इंसिडेंट रे। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि अब बार बार अपनी पोजीशनिंग को एडजस्ट करो, यानी हर बारी वो जो स्लिट यानी वो जो फाइन ओपनिंग बनाई है हमने और वो जो टॉर्च है उसको थोड़ा थोड़ा बाहर या अंदर की तरफ एडजस्ट करो। और फिर बार बार हमें ऑब्जर्व करना है कि वो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका एंगल कैसा बनता है। तो समझ में आया। अब जो ये टॉर्च की रोशनी जा रही है दैट इज दी बीम ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट, यानी जो जाके टकरा रही है, तो वो बन गई हमारे पास इंसिडेंट रे। और जो टॉर्च की रोशनी टकराने के बाद वापस आ रही है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो टॉर्च की रोशनी गिर रही है ये जैसे जाके टकरा रही है, फिर से आप डायग्राम में देखो, जैसे जाके टकरा रही है तो ये नॉर्मल क्या होता है, यानी उस शीशे के ऊपर बिल्कुल शीशे के सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी शीशे के सरफेस के ऊपर मान लो सीधी एक इमेजिनरी हम लाइन, या मान लो उसके ऊपर हमें कोई डंडा बिल्कुल शीशे के ऊपर खड़ा करें जो कि बिल्कुल शीशे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो जैसे जो रोशनी जाके टकरा रही है वो इंसिडेंट रे और वो जो हमने परपेंडिकुलर माना है शीशे के ऊपर उसके बीच का जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर जो रोशनी वापस टकरा के बाहर गई है जिसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे,
तो रिफ्लेक्टेड रे और वो फिर से जो शीशे के बीच में हमने नॉर्मल माना था, जो उसके बीच में एंगल है, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो बार बार हमने ऑब्जर्वेशंस करी हैं, इन ऑब्जर्वेशंस में हम हर बारी जो टॉर्च की जो बीम गिर रही है उसकी पोजीशनिंग को एडजस्ट करेंगे, ये चेक करने के लिए कि हर बारी जब भी हम टॉर्च और स्लिट की पोजीशनिंग को शिफ्ट करते हैं तो क्या हमारा रिफ्लेक्शन भी शिफ्ट होता है। तो देखो वो ये पूछ रहे हैं कि नाउ मूव द स्लिट एंड द टॉर्च स्लाइटली सो दैट द बीम ऑफ द लाइट फॉल्स एट डिफरेंट एंगल ऑन द मिरर। हर बारी जब हम टॉर्च की पोजीशनिंग को शिफ्ट करेंगे तो जो इंसिडेंट बीम है उसकी पोजीशन भी शिफ्ट हो जाएगी। जैसे वो शिफ्ट होगी इट विल फॉर्म अ डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऐसे हर बारी हमें चेक करना है कि डज the angle of reflection change when we change the angle of incidence, कि यानी जब भी हम angle of incidence को बदलते हैं तो क्या angle of reflection भी change होती है। वाला यही तो हमको find out करना है, ठीक है। तो यहीं पे हमें चेक करना है कि क्या law of reflection सही है, does the law of reflection hold true। तो let's find out। तो ऐसे ही हमारे पास हमने फिर बाद में क्या किया है, उसके बाद हमने इसको पेपर डायग्राम बनाने की कोशिश करी है। वो तो हमारा था एक्सपेरिमेंटल सेटअप, अब उस सेटअप को हम पेपर पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बोलते हैं जहां पे हमने मिरर रखा था, ठीक है, जहां पे हमने मिरर रखा था वहां पे हमने एक बिल्कुल सीधी लाइन खींची है जिसको इन्होंने प्लेन मिरर के फॉर्म में दिखा रखा है विद द सेंटर पॉइंट कॉल्ड ओ। ओ हमारे पास क्या था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे इंसिडेंट रे आके टकराती है मिरर के ऊपर, वो एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां पे रे इंसिडेंट हुई है। फिर ये क्या कहते हैं, उस पॉइंट पे रे आई, पेपर पे हमने जहां पे भी मिरर था वहां पे हमने एक सीधी लाइन खींची, उसके पीछे हमने शेड कर दिया और जो इंसिडेंट रे आई है उसको हमने दिखाया है, आती हुई इंसिडेंट रे को हमने मार्क किया है लेफ्ट साइड पे जो आपको दिखाई दे रहा है, और बीच में जो एक डॉटेड लाइन बना रखी है दैट इज नॉर्मल, जो आपको फिगर सी में दिखाई दे रहा है दैट इज नॉर्मल। तो नॉर्मल वो डॉटेड लाइन है जो बिल्कुल मिरर के परपेंडिकुलर है, और जो रे इंसिडेंट हो रही है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। और फिर जो ये डॉटेड लाइन के साथ जो टकराने के बाद जो रोशनी वापस जा रही है, फिगर सी में फिर से देखें तो फिगर सी में जो रोशनी वापस जा रही है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे और उस डॉटेड लाइन के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब हम देखेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा रफली जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही होगा। थोड़ा बहुत क्या होता है, थोड़ा बहुत एरर की गुंजाइश रहती है, क्योंकि जब हम हाथों से बनाएंगे एंगल को नापते वक्त तो एक्यूरेसी में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, बट मोर ऑफन इट विल रिमेन द सेम। ऐसा फर्क हो सकता है कि जब आपने एंगल 45 लिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो सकता है आपका 46 आया हो या 45 पॉइंट कुछ आया हो, दैट इज ओके, वो ऑब्जर्वेटरी एरर के अंदर उतना चल जाता है, बट रफली इट वुड रिमेन द सेम। तो जैसे अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 लेंगे तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 आएगा। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री लेके चलते हैं तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मोर ऑफन 50 डिग्री के आसपास ही आएगा। इफ यू मेक द एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वुड ऑलवेज बी 60 डिग्री। तो इस तरह से हमें 3 या 4 रीडिंग्स हमें चेक करनी है कि क्या ये सही होता भी है, डज इट होल्ड ट्रू, एंड सरप्राइजिंगली दैट होल्ड्स ट्रू। इसका मतलब द एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस प्रूव्स द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या एक्सपेरिमेंट के साथ अब हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है। इस टेबल के अंदर देखो एक तरफ लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक तरफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमको याद है हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस माना था 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तुम्हारा 45 डिग्री के आसपास ही आएगा, ठीक है, मोर ऑफन काफी हद तक सेम ही, उतना ही आएगा। फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस माना 50 डिग्री, तो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 डिग्री के आसपास ही आएगा। और जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को माना था 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तुम्हारा मोर ऑफन 60 डिग्री ही आएगा। फिर इसमें आखिरी में इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है कि क्या होगा अगर हम टॉर्च को बिल्कुल सीधा, यानी मिरर के बिल्कुल सीधा ऊपर, बिल्कुल सर के ऊपर ऐसे इतना रख के बनाए ताकि वो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाए उस मिरर के साथ। तो अभी भी तुमको एक बात ध्यान रखने का, हम तुमको क्या बोला था, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। पर जब हमने टॉर्च को बिल्कुल सीधा उसी के ऊपर पकड़ा है, तो अब टॉर्च की जो बीम जा रही है और वो जो नॉर्मल हमने बनाया है उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि वो भी बिल्कुल सीधा है। जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल और इंसिडेंट
रे के बीच का एंगल। पर जब तुमने टॉर्च को बिल्कुल सीधा पकड़ा हुआ है ऊपर बिल्कुल उसके, अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में तो कोई एंगल बचा ही नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल उसी के ऊपर आ गया। जब वो उसी के ऊपर आ जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा जीरो हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। ये एक स्पेशल केस है। दिस प्रूव्स द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक्टिविटी 10.5 is to test the second law of reflection, जो कि ये बताती है that the incident ray, the normal ray and the reflected ray at the point of incidence all lie in the same plane. Plane का मतलब कि यानी वो एक ही सरफेस, एक ही सतह के ऊपर है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप काफी हद तक वैसा बिल्कुल सेम का सेम। तो वैसे हमें एक कंघी लेना है, एक ब्लैक स्ट्रिप लेना है, यानी एक ब्लैक पेपर लेना है, ब्लैक पेपर की एक पत्ती, उसके साथ एक व्हाइट चार्ट जिसको हम नीचे बिछाएगा, उसके साथ ही मिरर होल्डर, एक मिरर लेना है, प्लेन मिरर, एक टॉर्च लेना है। तो बिल्कुल वही सेम सेटअप इधर भी करना है। आपकी बार क्या करना है, बीम ऑफ लाइट को वैसे मिरर पे डालना है और ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड बीम ऑन द एक्सटेंडेड पोर्शन को। देखो वो रिफ्लेक्टेड बीम तुम्हारे पास आ रहा है। फिर ये क्या कर रहा है कि जो तुम्हारा शीट है जिसके ऊपर वो तुम्हारी लाइट आ रही है, यानी जिसके ऊपर वो लाइट तुम्हारे पास वो बन रही है, आपकी बार बोलता है उस शीट को तुम नीचे झुका दो, यानी इस शीट को थोड़ा सा मोड़ के देखो। जैसे हम बेड पे चादर बिछाता है वैसे ही वो जो शीट बिछी हुई है टेबल के ऊपर, उस टेबल का जो किनारा है उसको हाथ से पकड़ के मोड़ के देखो ऐसे। जैसे हम उसको मोड़ के देखेगा तो ये बोलता है कि क्या तुम्हें अब रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो दिखाई दे रही है। तो क्या होगा, देखो जहां तक तो वो तुम्हारा जो शीट है वो बिल्कुल सीधा है, वहां तक तो तुम्हारे पास लाइट आ रही होगी। पर जैसे तुम उस शीट को मोड़ देगा, मोड़ के नीचे कर देगा, वाला जब शीट ही गायब हो जाएगा तो वो कैसे बनेगा उसके ऊपर, हवा में तो बनेगा नहीं। तो इससे बात साबित हो जाती है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल, हालांकि नॉर्मल तो इमेजिनरी होता है, पर जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक ही प्लेन पे होता है, एक ही सरफेस पे होता है। तो अगर तुमने चार्ट को मोड़ दिया तो तुम्हारा प्लेन ही मुड़ गया, तो वो तुम्हारे पास उसके ऊपर बनेगा कैसा, तो वो तुम्हारे पास वहां इमेज शो ही नहीं होगा। और ये बात तुमको याद है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। जैसे तुमने उसको मोड़ दिया तो रोशनी उसके हिसाब से नहीं मुड़ेगा, वो बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा। इससे बात साबित हो जाता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तो हालांकि इमेजिनरी है, पर इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे they all lie in the same plane. So this proves the second law of reflection. क्या था वो second law of reflection? That the incident ray, the normal ray and the reflected ray at the point of incidence all lie in the same plane. Well, so moving on to activity 10.6, बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसा ही जैसे एक्टिविटी 10.4 में किया था। इस बारी तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि पहले हमने क्या किया था, एक सिंगल स्लिट यानी सिर्फ एक दांत कंघी का खोला छोड़ा था। इस बार ये लोग बोलता है कि तुमको मल्टीपल पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए, यानी तुम्हारे पास कम से नहीं तो कम से कम 6 या 7 पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहने के लिए तुमको 5 या 6 दांत का स्पेस खुला छोड़ना पड़ेगा। लेट द पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स फॉल ऑन द प्लेन मिरर। दूसरा, let the parallel beam of light fall on a concave mirror. तीसरा, let the parallel beam of light fall on the convex mirror. तो तीनों के ऊपर हमने बारी बारी करके उनको गिराया। तो हम इधर क्या देखना चाहता है कि क्या होगा जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्लेन मिरर पे गिरता है, और क्या होगा जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर पे गिरता है, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब कॉन्वेक्स मिरर पे गिरेगा। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट। तो जब हम उसमें देखते हैं तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जब हम उसको प्लेन मिरर पे गिराएगा तो जितना भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्लेन मिरर पे गिरेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस सबके लिए सेम होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा, चाहे वो एक लाइट गिरती है या नहीं तो मल्टीपल पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरती है। पैरेलल लाइट्स जो है जब वो प्लेन मिरर पे गिरेंगी तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरी बीम ऑफ लाइट will act as an individual beam of light and they all will follow the laws of reflection, यानी हर एक बीम ऑफ लाइट जो अकेली उसके ऊपर गिरे चाहे वो बहुत सारी गिरे, वो सारी की सारी जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी और एक एक करके वो जितना उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी। तो कहने का मतलब ये है वो जैसे आई थी वो वैसे के वैसे ही वापस चली जाएगी। किस केस में? पैरेलल मिरर के केस में। पर क्या होगा अगर वो कॉनकेव मिरर के केस में होएगा? तो तुमको मालूम कॉनकेव मिरर कैसा होता था। कॉनकेव मिरर हमारे पास कर्व्ड होता है, उसका अंदर का सरफेस जो होगा वो कर्व्ड होता है, यानी वो थोड़ा सा ऐसे सी टाइप में होगा। पर जब उसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरेंगी तो क्या होंगी, तो जो भी बीच में गिरेंगी तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएंगी और बाकी की सारी जो है वो ऊपर से आते आते एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी।
सो कॉनकेव मिरर में जब वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरती हैं कॉनकेव मिरर के ऊपर, तो वो सारी की सारी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि प्लेन मिरर तो बिल्कुल सीधी थी, उसके लिए हर पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। पर कॉनकेव मिरर थोड़ी टेढ़ी होती है, तो जितनी भी बीम ऑफ लाइट बाहर की तरफ गिरेंगी, जिस तरफ से वो मुड़ी हुई है, उस तरफ क्या होंगी? वो सारी की सारी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की लॉ को तो फॉलो करेंगी, पर हर एक का एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग होगा। यानी हर बीम का एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग होगा। तो हर एक बीम अपने आप में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो करेंगे, बट कलेक्टिवली अगर हम उनको देखेंगे, यानी एक साथ अगर उनको देखेंगे, तो हर एक बीम तो इंडिविजुअल तो फॉलो कर रही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, पर कलेक्टिवली जब हम देखेंगे तो हमको ऐसा महसूस होगा कि वो फॉलो नहीं कर रही है, वो सारी की सारी एक ही पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, दैट इज व्हाई इट अपीयर्स कि कॉनकेव मिरर के केस में कि सारी की सारी जो बीम ऑफ लाइट है, जितनी भी पैरेलल गिर रही थी, वो गिरी तो पैरेलल थी, यानी सब एक दूसरे के पैरेलल चल रही थी, बट अपॉन रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद दे ऑल कन्वर्ज एट वन पॉइंट, वो सारी की सारी एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाएंगी। इसीलिए हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग बोलते हैं। ठीक, और अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है हमारे पास? तुमको मालूम, उसमें अंदर की तरफ से कोटिंग किया जाता है, तो बाहर की तरफ से वो थोड़ा सा बल्ज्ड आउटवर्ड्स होता है, यानी बाहर की तरफ से उसका पेट निकला हुआ होता है, तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है। तो क्या होगा? उसके ऊपर भी जब हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डालेंगे, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट फिर से हमारे पास वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को तो फॉलो करेगा कि हर एक पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा अलग अलग होएगा। तो जब हर पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होएगा, तो वल्ला हर एक पॉइंट पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो अलग अलग होएगा। तो इसीलिए कलेक्टिवली जब हम उसको देखेगा, तो वो एक दूसरे से दूर भागता हुआ नजर आएगा। इसी को हम बोलता है डाइवर्जेंट रे, यानी वो एक दूसरे से दूर दूर चला जाएगा। तो इसको हम बोलता है पॉइंट ऑफ, यानी डाइवर्जेंस, यानी यहाँ पे वो सारी की सारी रे डाइवर्ज हो जाती है या डाइवर्ट हो जाती है। इसीलिए हम बोलता है कि कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर होता है, क्योंकि सारी की सारी रेज इंडिविजुअली तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं, बट कलेक्टिवली जब हम उनको देखता है तो ऐसा लगता है कि वो फॉलो नहीं कर रही है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास होता है डाइवर्जिंग मिरर, और कॉनकेव मिरर हमारे पास होता है कॉन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, ऐसे अगर मान लो मिरर का इरेगुलर सेटअप है, यानी कहीं से वो ऊपर है, कहीं से वो नीचे है, यानी कहीं से वो कॉनकेव है, कहीं से वो कॉन्वेक्स है, तो ऐसे वाले केस में तुम्हारे पास कोई रेगुलर पैटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो तुम्हारे पास इंसिडेंट रे है, उसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी वो रे जहां पे मिरर को जाके टकरा रही है, हर एक का तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अलग है। हर एक का अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अलग है, तो हर एक का एंगल ऑफ इंसिडेंस भी अलग होगा। वाला जब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी अलग होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग होगा, तो तुम्हें कोई भी पैटर्न उधर महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो वो बहुत ही इरेगुलर पैटर्न बनेगा। पर अगर वो पूरी तरह से इवनली कॉनकेव है, तो वो तुम्हारे पास सारा का सारा एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा। अगर वो इवनली कॉन्वेक्स है, यानी पूरी तरह से प्यारा सा कॉन्वेक्स बनता है, तो वो सब का सब तुम्हारे पास डाइवर्ज हो जाएगा। पर अगर ना तो वो कॉनकेव है, ना वो कॉन्वेक्स है, वो ऐसे ही इरेगुलर है, तो तुमको सब कुछ हर जगह पे तुम्हारे पास तुम्हें एंगल अलग अलग मिलेगा, तो तुम्हारे पास कोई भी एक फिक्स पैटर्न नहीं आएगा, तो वो बिल्कुल बेतुका हो जाएगा, ऊंट के माफिक, कहीं पे भी कुछ भी करेगा। ठीक है, वाला तो अब हम आ गए हैं एक्टिविटी 10.7 पे, मतलब कि आग लगा देने वाला एक्टिविटी। हम मजाक करता है, पर सच में इसमें आग लग जाता है बच्चों, तुमको ध्यान रखना है। इस एक्टिविटी में क्या कहता है, जो कॉनकेव मिरर तुमको मालूम, हम बोला था कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, वो सभी की सभी बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे ले आता है। उसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे देखेगा कि प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये लोग बोलता है टेक अ कॉनकेव मिरर शीट ऑफ अ थिन पेपर और न्यूज पेपर, उसको लेना है। कॉनकेव मिरर को जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सूरज की तरफ हो, उसकी तरफ उसको मोड़ के रखना है। डायरेक्ट द लाइट ऑफ द सन रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन टू द शीट ऑफ द पेपर, तो जब सूरज की जितनी भी रोशनी उस मिरर के ऊपर गिर रही है, उसका पूरा का पूरा फोकस उस कागज के ऊपर करके रखो। ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंट बचपन में भी सब लोग करता है। ठीक है, उससे क्या होता है, सारी की सारी रेज एक पॉइंट पे जाके मिलती है। वही वाला एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सही पहचाना। ठीक है, एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, उस सारे के सारे को इस तरह से एडजस्ट करो कि वो सारी की सारी रोशनी बिल्कुल एक डॉट पॉइंट में, जैसा कि फिगर में भी दिख रहा है, वो उस कागज के ऊपर आकर गिर जाए। फिर ये कहता है होल्ड द मिरर एंड शीट ऑफ द पेपर स्टेडी फॉर फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर के लिए ऐसे रखो। डज द पेपर स्टार्ट टू बर्न और प्रोड्यूसिंग स्मोक? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि तुमने आग लगा देने वाला एक्टिविटी किया है। ठीक है, अब इसमें ऑब्जर्वेशन बिल्कुल क्लियर है, वही के वही। ये बताने का यहाँ पे कोशिश है कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग इन नेचर होता है, क्योंकि जितना भी बीम ऑफ लाइट उसके ऊपर गिरता है, सारी की सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जैसे ही कॉनकेव मिरर पे गिरता है, हर एक का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अलग है, वाला तो सभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को तो फॉलो करेगा,
पर इंडिविजुअली, पर कलेक्टिवली वो सब का सब एक पॉइंट पे आके गिर जाएगा। दिस प्रूव्स दैट कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग इन नेचर। पर ध्यान रखना है, इधर उधर कहीं पे भी इसका रोशनी नहीं डालना है, क्योंकि उससे आग लग सकता है। ठीक है, यही रीजन है कि जितना बड़ा बिल्डिंग है, अगर उनका कांच ऊपर की तरफ लगा हुआ है तो तुम ध्यान देगा वो कांच का ऊपर की तरफ मुंह करके रखता है थोड़ा थोड़ा। क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ करके रखेगा रोड की तरफ, तो ऐसा आग लग सकता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था उधर फॉरेन कंट्री में, किधर हमको नाम याद नहीं है, उसका मिरर जो था वो थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ होता था, तो जिसकी वजह से उसका सारा का सारा बीम नीचे आके गिरता था, उधर गाड़ी वाड़ी जितना खड़ा था वो सबका शीशा चटक जाता था, इतनी गर्मी प्रोड्यूस करता था। बाद में वो बिल्डिंग वाले को अपना जो मिरर है उसको चेंज करवाना पड़ा, उसको थोड़ा सा उसका मुंह ऊपर की तरफ करना पड़ा, क्योंकि नीचे करेगा वाला तो रोड पे जाके सब गिरता था, उधर गर्मी बन जाता था, गाड़ी के अंदर आग लगने का खतरा है। ठीक है, अब चलता है नेक्स्ट एक्टिविटी पे। Well, moving on, activity 10.8. Activity 10.8 to check the property of the convex lens. So इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए ग्लास की स्ट्रिप यानी तो क्लियर प्लास्टिक, जैसे कि कोई स्केल, कुछ ऑयल की बूंदे और एक ड्रॉपर पानी और एक नोटबुक या पेपर जिसके ऊपर प्रिंटेड मटेरियल हो। हमें करना क्या है, ये कहते हैं कि स्प्रेड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास और द प्लास्टिक। उसके ऊपर हमें थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। वो क्यों? क्योंकि ताकि जो पानी का ड्रॉपलेट है वो उसके ऊपर चिपके ना, वो उसके ऊपर फ्रीली मूव कर सके, ताकि वो बिल्कुल स्फेरिकल एक हमारे पास पानी का ड्रॉप बन सके। Examine the water drop. What is the shape of its surface? Is it flat, curved inwards or curved outwards? Of course flat तो है नहीं है, this is purely spherical. Spherical है इसका मतलब it is curved outward, बाहर की तरफ होगा, एक convex lens की तरह काम करेगा। Now what do they say? वो कहते हैं उसके नीचे हमें एक पेपर रखना है जिसके ऊपर प्रिंटेड मटेरियल है, और फिर हमें डायरेक्टली उस पेपर को देखना है थ्रू दैट वाटर ड्रॉप। उस पानी के ड्रॉप के ऊपर हमें ऐसे खड़े होना है और अपनी आंखों से, और हमें उसे देखना है कि वो अंदर जो हमारे पास प्रिंटेड टेक्स्ट है वो कैसा दिखाई देगा। तो ऑब्वियसली इट इज अ लेंस, इट एक्ट्स एज अ कॉन्वेक्स लेंस। पानी का हर एक ड्रॉप एक लेंस की तरह एक्ट करता है, और जो भी उसके नीचे का मटेरियल है दैट विल अपीयर इनलार्ज्ड। इसका मतलब हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर जब हम ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्लोज रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के, सो वी गेट अ वर्चुअल, हमें एक वर्चुअल इमेज बनती है, वो इरेक्ट होगी और हाईली मैग्नीफाइड होगी। यही प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं मैग्नीफाइंग लेंस के लिए भी। तो मैग्नीफाइंग लेंस भी इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। उसके अंदर भी हम एक कॉन्वेक्स लेंस को लेते हैं और रीडिंग लेंस के तौर पे हम उसको यूज करते हैं जब भी हमारे पास कोई फाइन प्रिंटेड चीज हो, जैसे कि जो हमारे नोट होते हैं, करेंसी नोट्स, उसके ऊपर जो चीजें लिखी हैं उसको रीड करने के लिए, फिंगरप्रिंट स्कैनर के लिए भी वो लोग यूज करते हैं। तो दे यूज कॉन्वेक्स लेंस। व्हाई? बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस जब किसी चीज को इसके बिल्कुल पास रखा जाता है, इट प्रोड्यूसेस हाईली मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, वर्चुअल होती है और वो इरेक्ट होती है। वर्चुअल मतलब उसको हम देख सकते हैं पर हम उसको स्क्रीन पे नहीं डाल सकते। इरेक्ट का मतलब वो अपराइट होती है, वो बिल्कुल सीधी होती है, वो इन्वर्टेड नहीं होती। अब लेंसेज हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। पर पहला ये लेंस होता क्या है। आप देखो, लेंस हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, लेंस में से रोशनी आर पार हो सकती है। अब दो तरह का लेंस, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस हमारे पास बीच में से पतला होता है और किनारे से मोटा होता है, जैसे कि ऊपर डायग्राम में हम दिखा रखा है। ठीक है, उधर तुम्हें इमेज दिखाई दे रहा है, बीच में से वो पतला है, किनारों से मोटा है, उसको हम बोलेगा कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस किनारों से पतला होता है, बीच में से मोटा होता है। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस में ऊपर मटेरियल कम है दोनों तरफ, बीच में मटेरियल ज्यादा है। कॉनकेव लेंस में बाहर ऊपर और नीचे की तरफ मटेरियल ज्यादा है, बीच में मटेरियल कम है, जिसकी वजह से कॉनकेव लेंस में से बीच में से रोशनी जल्दी निकल जाएगी, ऊपर से रोशनी लेट निकलेगी। जबकि कॉन्वेक्स लेंस में से किनारों से जो रोशनी है यानी जो लाइट है वो जल्दी क्रॉस हो सकती है और बीच में से रोशनी लेट क्रॉस होगी। ये जो डिफरेंस है स्पीड में, दैट लीड्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। इसी की वजह से इन लेंसेज में से जब लाइट निकलती है तो दे गेट बेंड, वो मुड़ जाते हैं, और यहीं से हमारे पास इनकी एप्लीकेशंस होती हैं। ये जो प्रोसेस है रिफ्रैक्शन का, ये जो फिनोमेना है, इसको हम लेंसेज में यूज करते हैं। पर अगर वो एक प्लेन ग्लास स्लैब है, उसके अंदर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि प्लेन ग्लास स्लैब हमारा पूरा का पूरा यूनिफॉर्म होता है, वो ऊपर से नीचे तक एक जैसा होता है, तो उसमें लाइट का स्पीड उतना ही रहेगा, तो लाइट उसमें जैसे गई थी वो वैसे का वैसे ही वापस निकल जाएगी। तो जब भी हम
किसी भी ग्लास स्लैब को या किसी भी मीडियम को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जिसके अंदर मटेरियल जो है वो पानी से ज्यादा घना है, ठीक है, उससे हम लेंस बना सकता है। पानी भी एक किस्म का लेंस है। पानी के अंदर भी तुम देखो, हम पेंसिल को डुबाता है तो पेंसिल हमें टूटा हुआ नजर आता है। पानी के ग्लास में हम सिक्के को डालता है तो वो सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि पानी भी एक प्रकार का लेंस की तरह काम करता है, क्योंकि वो स्फेरिकल ड्रॉप, पानी की जो बूंद होती है वो ऐसे स्फेरिकल होती है, वो एक तरह से कॉन्वेक्स लेंस का काम करती है। तो पानी एक नेचुरल लेंस है। डायमंड, डायमंड भी तुमको मालूम वो इतना महंगा क्यों है? क्योंकि डायमंड हार्डेस्ट नोन नॉन मेटल है। दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हार्डेस्ट नॉन मेटल है डायमंड। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें जो डायमंड से भी बहुत ज्यादा हार्ड है, पर डायमंड हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जो कि रिफ्रैक्टिव है, यानी जिसके अंदर से रोशनी आर पार हो सकती है। बोला, तुम बोलेगा टाइटेनियम डायमंड से ज्यादा मजबूत है। बोला, बिल्कुल सही कहता है तुम, टाइटेनियम डायमंड से बिल्कुल बहुत ज्यादा मजबूत है, पर टाइटेनियम में से रोशनी आर पार नहीं हो सकती। लाइट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द टाइटेनियम, वेयर डायमंड के अंदर से रोशनी आर पार हो जाती है, क्योंकि डायमंड इज द हार्डेस्ट एवर नोन नॉन मेटल। ठीक है, वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नॉन मेटल है डायमंड, इसीलिए उसके अंदर से रोशनी आर पार हो सकती है। पर डायमंड को पहले तराशना पड़ता है। द डायमंड हैज टू बी कट, उसको काटा जाता है, उसको बहुत अच्छी तरह से तराशा जाता है। दैट कटिंग प्रोसेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इट नीड्स एक्सपर्टीज, उसमें बहुत सारा एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। डायमंड कटिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसीलिए डायमंड बहुत ज्यादा महंगा है। पहला, एक तो वो हार्डेस्ट एवर नोन नॉन मेटल है, दूसरा वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो पानी के मुकाबले तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा डेंस है, यानी उसका डेंसिटी 2.42 टाइम्स, पानी के मुकाबले उसके अंदर 2.4, यानी मोटा मोटी हम बात करें तो पानी से 2.5 गुना ज्यादा उसके अंदर मटेरियल पैक्ड है। इसी की वजह से वो अपने अंदर बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर चमक आता है। हालांकि ये तुम्हारे पास नहीं है, तुमको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम बता दिया है। जानकारी अच्छा लगता है तो ठीक है, पेपर में आएगा तो तुम कम से कम लिख तो पाएगा कि उसके अंदर तुम्हारे पास रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि वो भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया, वो होता है मिरर्स के केस में। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो, लाइट के अंदर होते हैं फोटोन्स, यानी लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फोटोन्स। फोटोन्स बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। जैसे चीजों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे ही लाइट जो है वो मिलके बनी है फोटोन्स से। फिर नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हेन लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम। ठीक है, वैसे तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लाइट जो है वो वैक्यूम में से भी ट्रैवल हो सकती है। बट जब लाइट किसी मीडियम में से होकर ट्रैवल करती है तो मीडियम के अंदर होते हैं पार्टिकल्स, जैसे कि पानी एक मीडियम है, और यहाँ पे हमारा मीडियम मतलब हम बात करेगा किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का, यानी मीडियम जिसमें से रोशनी आर पार हो सकती है। लकड़ी कोई मीडियम नहीं है, क्योंकि वो ओपेक ऑब्जेक्ट है। लकड़ी है, प्लास्टिक है, दीज आर नॉट मीडियम्स। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, दैट कैन बी अ मीडियम। तो एटलीस्ट इट शुड हैव ट्रांसपेरेंसी इन इट। ठीक है, उसके अंदर आर पार यानी पारदर्शिता होनी चाहिए, उसके अंदर से लाइट आर पार हो जानी चाहिए। सो व्हेन द लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, जब कोई रोशनी किसी मीडियम में से ट्रेवल करती है तो मीडियम के अंदर होते हैं पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स। कुछ मीडियम घने होते हैं, डेंस होते हैं। ठीक है, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, उसके अंदर मटेरियल को ठोक ठोक के भरा जाता है। जैसे कि एक ग्लास लें, उस ग्लास के अंदर अब मान लो 3 ग्लास है हमारे पास, ए बी सी। ए के अंदर हम रुई भर देता है, बी के अंदर हम पानी भर देता है, सी के अंदर हम पिघला हुआ कांच भर देगा। ठीक है, तो ए के अंदर तो रुई है, एक ग्लास के अंदर उसका वजन कम होगा। क्यों? क्योंकि रुई खिली खिली होती है, उसके बीच में एयर का गैप होएगा, तो उसके अंदर कम आएगा, यानी उसके अंदर मटेरियल कम है। वहीं उसके अंदर अगर हमने पानी रखा है तो पानी के अंदर रुई के मुकाबले मटेरियल्स ज्यादा क्लोज है, उसका डेंसिटी ज्यादा है। पर अगर हमने उसके अंदर पिघला हुआ कांच रखा है तो पिघले हुए कांच की डेंसिटी पानी से भी ज्यादा होगी, तो वो और ज्यादा डेंस है। ऐसे ही हमारे पास इसको हम बोलता है डेंसिटी। सो व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डिफरेंट मीडियम, जब लाइट अलग अलग मीडियम से ट्रेवल करती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, एयर, वाटर, ग्लास, डायमंड, इन सब के अंदर से लाइट ट्रेवल कर सकती है। So when light travels through a transparent medium, its speed gets changed. यानी रोशनी की जो स्पीड होती है उसमें फर्क पड़ जाता है। सो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बनती है द बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट का मुड़ जाना
when it travels from one medium into another medium, यानी लाइट का मुड़ जाना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। एंड व्हाई डज इट हैपन, और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होती है। तो जब भी लाइट ट्रैवल करेगी रेयरर मीडियम, रेयरर मतलब जो हल्का है, उससे जब वो डेंस की तरफ आएगी तो वो ऐसे नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, तो वो अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। मान लो हवा से ग्लास के अंदर वो आ रही है, इधर हवा है इधर ग्लास है, और वो आती है तो वो रोशनी सीधी आके ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। इसी को हम बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। वॉला, एक्टिविटी 10.9। अब 10.9 जो है हमारे पास वो एक स्टेप और फर्दर है। अब हम देखेंगे पोजीशनिंग, इमेज की पोजीशनिंग, ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग, उसका क्या असर पड़ता है, इमेज कैसी बनती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या करना है, हमें कलेक्ट अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, एक लेंस होल्डर और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट। वाला इधर हम ऑब्जेक्ट के लिए एक छोटा सा डॉगी लिया है। ठीक है, एक छोटा सा डॉगी लिया है, तो पहले हमारे पास क्या है, वो बोलता है कि टेक द कॉन्वेक्स लेंस, प्लेस इट अपराइट यूजिंग द होल्डर। कॉन्वेक्स लेंस लेना है, उसको बिल्कुल सीधा रखना है, उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट रखना है। इधर हमने ऑब्जेक्ट लिया है वो छोटा सा डॉगी। अब ये बोलता है कि आपको उस छोटे से डॉगी को देखना है उस लेंस के थ्रू, तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी। ठीक है, बारी बारी करके हमें वो ऑब्जर्वेशंस लेनी है इन कॉन्वेक्स लेंस एंड इन कॉनकेव लेंस। Identification of the lenses. How do we identify which lens is a convex lens and what lens is a concave lens? कैसे पता करें कि कौन सा convex lens है और कौन सा concave lens है? बिल्कुल आसान है, हम तुमको बताएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। अभी भी हम तुमको पहले ही बोला है, कहीं पे भी तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुमको वो दोनों लेंस का टुकड़ा लेना है। ठीक है, उन दोनों लेंस का टुकड़ा लेने के बाद सबसे पहले तो अगर तुम बात करेगा बाय फील, अगर उसको फील करता है अपने हाथ से, तो जो लेंस बीच में से मोटा है और किनारों से पतला है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, और जो लेंस किनारों से मोटा है और बीच में से पतला है दैट इज कॉनकेव लेंस। पर मान के चलो तुम्हारा टीचर तुमको बोलता है वाला हम तुम्हारे हाथ में लेंस नहीं देगा, तुम बच्चा बहुत शरारती है, तुम लेंस तोड़ देगा, हम लेंस को दूर रखेगा। तुमको दूर से ही देख के बताना है कौन सा लेंस कॉनकेव लेंस है, कौन सा लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। वाला अब टीचर है उनका मर्जी, और तुम बच्चा लोग बहुत शरारती होता है, हमको मालूम, तुम्हारे हाथ में वो लेंस देगा तुम लेंस को तोड़ ताड़ देगा, और कुछ भी बाकी, और कुछ बच्चा लोग ऐसा भी होता है जो लेंस को चुरा लेता है। ठीक है, वाला कैसा भी बच्चा हो सकता है, जैसे कि ऊंट कई प्रकार का हो सकता है, कुछ ऊंट शरारती होता है, कुछ ऊंट अच्छा होता है, ऐसे बच्चा भी कई प्रकार का होता है। वाला पर सभी बच्चा प्यारा होता है। ठीक, तो तुम्हारा टीचर तुमको बोला वाला तुम्हारे हाथ में लेंस नहीं देगा, तुम बच्चा बिल्कुल तोड़ फोड़ मचा देगा। अब तुमको क्या करना है, तुमको लेंस उधर दूर रख दिया है तुम्हारे से, और तुमको बोला है वाला देख के बताओ कौन सा लेंस कौन सा है। तो तुम क्या करेगा, लेंस के पीछे तुम एक ऑब्जेक्ट को रखो और फिर लेंस में से देखो। अगर तो वो ऑब्जेक्ट लेंस के जब पास रखा हुआ है और तुमको वो बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ा नजर आता है, ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा, हाईली मैग्निफाइड, इसका मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस है। फिर तुम उस ऑब्जेक्ट को लेंस से थोड़ा और दूर करो, थोड़ा और दूर करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसमें से गायब हो जाएगा। वाला तुमको ऐसा लगेगा जादू, जब तुम लेंस के उसको बिल्कुल पास रखा और दूसरी तरफ से देखा तो तुमको वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा नजर आया। फिर तुम उसको थोड़ा और दूर किया, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। फिर तुम उसको थोड़ा सा और दूर करेगा, अब तुम्हारे पास वो बिल्कुल उल्टा इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड। फिर जैसे जैसे तुम उसको और दूर करता जाएगा वो तुम्हारे पास बड़ा होता जाएगा, इसका मतलब वो तुम्हारे पास अभी भी कॉन्वेक्स लेंस है। पर वहीं अगर दूसरा लेंस, उसमें तुम ऑब्जेक्ट को उसके पास रखता है फिर दूसरी तरफ से देखता है, तो तुमको वो बिल्कुल सीधा इमेज नजर आएगा और छोटा नजर आएगा। फिर तुम उसको थोड़ी और दूर करता है, अभी भी वो तुमको छोटा ही नजर आएगा और सीधा ही नजर आएगा। फिर वाला तुम उसको थोड़ा सा और दूर करेगा तो अभी भी वो तुम्हारे पास छोटा ही रहेगा और बिल्कुल सीधा रहेगा। तो वो तुम्हारे पास है कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस में हमेशा डिमिनिश्ड यानी छोटी इमेज बनती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, यानी वो बिल्कुल सीधी बनेगी। जबकि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जब तुमने उसको बिल्कुल पास रखा है तब तो तुम्हारे पास बिल्कुल मैग्निफाइड और सीधी इमेज बनती है, पर जैसे ही तुम उसको थोड़ी दूर करेगा तो वो गायब हो जाएगा, थोड़ा सा और दूर करेगा तो वो इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, और जैसे जैसे तुम उसको और दूर करता जाएगा वो बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब वो तुम्हारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। तो ऐसे पता लगा सकता है तुम्हारा टीचर तुमसे लेंस छीन भी लेगा तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक्टिविटी 10.10, इसके अंदर हम रिफ्रैक्शन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में ऊपर की तरफ वो टेपर्ड होता है, वो बीच में से मोटा होता है और दोनों तरफ किनारों से पतला होता है। और कॉनकेव लेंस
किनारों से ऊपर से हमारे पास मोटा होता है और बीच में से पतला होता है। वो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जैसे लाइट ट्रैवल करेगी, वो ऊपर से दोनों तरफ से बिल्कुल पतला पतला है, तो वहां से रोशनी जल्दी ट्रैवल कर पाएगी और वहां से वो फास्ट आएगी। और बीच में से वो मोटा है, तो वहां से रोशनी लेट ट्रैवल करेगी, तो वो वाली रोशनी दोनों आकर एक जगह पे कन्वर्ज हो जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, और वही हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। सो कॉनकेव लेंस बीच में से पतला होता है और किनारों से मोटा होता है, उधर उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो क्या होगा, बीच में से रोशनी जल्दी निकल जाएगी, किनारों में से रोशनी लेट निकलेगी, जिसकी वजह से वो किनारों से ऐसे मुड़ जाएगी। इसीलिए हम उसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस को कि वो होता है डाइवर्जिंग लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। पर अगर वो एक प्लेन ग्लास स्लैब है, उसके अंदर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि प्लेन ग्लास स्लैब हमारा पूरा का पूरा यूनिफॉर्म होता है। वो ऊपर से नीचे तक एक जैसा होता है, तो उसमें लाइट का स्पीड उतना ही रहेगा, तो लाइट उसमें जैसे गई थी वो वैसे का वैसे ही वापस निकल जाएगी। सो रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ जाना व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू दी अनदर मीडियम। जब वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में होके जाती है, तो लाइट जो है वो हमारे पास बेंड हो जाती है। और वो क्यों होती है, क्योंकि लाइट का स्पीड अलग होता है फॉर डिफरेंट मीडियम, और इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं लेंसेज में। एक्टिविटी 10.11 एक्टिविटी 10.11 एक मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ एक्टिविटी 10.7। रिमेंबर, इन एक्टिविटी 10.7 हमने कॉनकेव मिरर यूज किया था। कॉनकेव मिरर को यूज करके हमने सारी रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज किया था, क्योंकि कॉनकेव मिरर हमारे पास होता है कन्वर्जिंग इन नेचर। उसमें भी उधर कागज में आग लग गई थी, क्योंकि वो आग लगा देने वाला एक्टिविटी था। वैसे ही सेम इधर भी होगा। इस बार हमने यूज किया है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस भी हमारे पास कन्वर्जिंग होता है, यानी जितना भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है वो सबको एक पॉइंट पे ले आएगा। जैसे वो एक पॉइंट पे ले आएगा, तो सारी सनलाइट जब एक ही पॉइंट पे गिरेगी, इट विल ऑलवेज हैव अ बर्निंग सेंसेशन। ये भी आग लगा देने वाला एक्टिविटी है। इसके अंदर भी हमारे पास उधर, क्योंकि पॉइंट पे बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ने की वजह से उधर भी आग लग जाएगा। सो वी ऑलवेज नीड टू टेक केयर, प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है। बोला सो हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज की। तो देखो, लेंसेज वैसे तो वाइडली यूज होते हैं, इनकी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस होती है। भगवान जाने कितनी जगहों पे तो लेंसेज इस्तेमाल होता है। पर सबसे पहले शुरू करने के लिए अगर हम बात करें ह्यूमन आई के अंदर, तो ह्यूमन आई के अंदर से हमारे पास से ऊपर से भगवान ने हमारी आंखों के अंदर कॉन्वेक्स लेंस दिया है। पर ये कोई आम कॉस्मेटिक कॉन्वेक्स लेंस नहीं है अभी भी। इसका बहुत ही वाइड एप्लीकेशंस होता है, यानी ये लेंस दूर की चीजों के लिए और पास की चीजों के लिए अपने आप अपना फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेता है। कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, ताकि अलग अलग चीजों पे अलग अलग फोकस कर सके। उसके अलावा हम बात कर उसके अलावा चश्मे के अंदर भी हम लोग लेंसेज इस्तेमाल करता है। ठीक है, उसमें कॉनकेव लेंस भी इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस भी इस्तेमाल किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन। जैसे जिसका दूर का नजर कमजोर है, ठीक है, उनका पावर माइनस में होगा, उनको इस्तेमाल किया जाता है कॉनकेव लेंस। और जिनका पास का नजर कमजोर है, उनका पावर प्लस में होता है, और वो लोग इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करता है टेलीस्कोप्स के अंदर। उसके अंदर प्राइमरीली कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। फोन के अंदर, उसके अंदर भी प्राइमरीली कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया जाता है। कई केसेस में अब कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस भी वो लोग फोन में इस्तेमाल करता है, ताकि जो ब्लरिंग इफेक्ट है और जो स्फेरिकल इफेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर धुंधलापन, और उसको कंट्रोल करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज भी इस्तेमाल करता है। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड स्टे ट्यून्ड। बाकी का और भी कंटेंट हमारे पास है। बी फोकस्ड, स्टे स्ट्रांग एंड बी ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।